हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ आईएफएस फिजिक्स। कैसा मजा आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है क्या? सर अभी शुरू तो करो तब तो मजा आएगा। यहां पर देखो, टिफर और जेस्ट का जैसा हमारा प्लान था वैसा ही चल रहा है। क्या मेरे साथ साथ चल रहे हो या नहीं चल रहे? पहले ये बताओ, आईएफएस के साथ साथ चल रहे हो या नहीं चल रहे हैं? टिफर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के हो, एसएम के डिस्कस हुए हैं, ईएमटी के डिस्कस हुए, क्वांटम मैकेनिक्स के डिस्कस हुए, आज क्लासिकल मैकेनिक्स का डिस्कशन होगा। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अगर ये वीडियो आप लाइव नहीं देख रहे हो, रिकॉर्डेड में देख रहे हो, सबसे पहले लिख दो मजा आ रहा है या नहीं कमेंट सेक्शन में। अब देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है टिफर का एग्जाम है और जल्दी से क्वेश्चंस चाहिए। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है माना, बट वो डिफिकल्टी लेवल सिर्फ थिंकिंग बेस्ड है। इसका मतलब है वहां पे थोड़ा सा बस दिमाग एक्स्ट्रा लगेगा, मेहनत कुछ ज्यादा नहीं लगेगी। तो बिल्कुल आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, क्या करने वाले? क्लासिकल मैकेनिक्स टिफर प्रीवियस ईयर के क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, जो 27 फेब से चलता आ रहा है, 4 मार्च तक चलेगा क्योंकि 7 मार्च को आपका पेपर है। कोई भी कहीं पे भी दिक्कत है तो क्या करोगे? कमेंट करोगे। अच्छा लगा तो भी करो कमेंट। अब आगे देखो, ये टिफर का मॉक, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, आज क्या है 2 मार्च, तो टिफर का मॉक लाइव है। आईएफएस वेबसाइट पे जाओगे, फ्रॉम देयर यू कैन गेट दिस मॉक। जाओ मॉक अटेम्प्ट करो। मॉक के क्वेश्चन बहुत ही देख के, बहुत ही समझदारी से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर कर देंगे। आपने करना क्या है, आईएफएस पे जाके ये मॉक देना है। ये बहुत जरूरी है मॉक, ठीक है? तो मॉक आपको एक फ्री प्रोवाइड हो रहा है एंड द डेट इज 2 मार्च। तो इसके बारे में अगर अब तक जानकारी नहीं थी तो अब मैं कहता हूं जानकारी हो गई है, हाँ या नहीं? बहुत बढ़िया, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, बढ़िया। अरे करेंगे, लिंक अपलोड कर देंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जेस्ट का भी हमारा शुरू हो रहा है। एक बार 7 तारीख को मॉक दे आओ, मतलब 7 तारीख को पेपर दे आओ अपना, उसके बाद 8 तारीख से हम अपना जेस्ट शुरू करने वाले हैं। 8 तारीख से ही जेस्ट शुरू। 7 तारीख को पेपर देकर आएगा बच्चा परेशान, अरे नहीं 8 तारीख को पढ़ना है, आईएफएस ने बोला है। अरे बिल्कुल पढ़ना है, परेशान होके क्या करोगे? तो अब ये यहां पे, ठीक है सर, टिफर के क्लासिकल मैकेनिक्स क्वेश्चन ही नहीं है, होते ही नहीं है। अरे बिल्कुल, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम। थोड़ा सा डायनेमिक्स चेंज कर दो, थोड़ा सा कुछ भी चेंज कर दो तो उसकी मैकेनिक्स बदल जाती है। एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाए तो क्या उसकी मैकेनिक्स बदल जाएगी? बिल्कुल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो वैसे खुद में ही एक आसान सब्जेक्ट नहीं है, बट यहां पे कुछ क्वेश्चन, मतलब थिंकिंग देखो, जब भी एक पहला क्वेश्चन देखोगे टिफर के एग्जाम में, दिमाग में थिंकिंग क्या रखोगे कि भाई मुझे क्लासिकल मैकेनिक्स आती है। सबसे पहले थिंकिंग यही होनी चाहिए। ओके, मुझे क्लासिकल मैकेनिक्स आती है, मुझे पता है पार्टिकल का डायनेमिक्स कैसा होगा, बात खत्म। अब चलो इसी क्वेश्चन को देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन, ये टिफर का पेपर है, ठीक है? अब यहां पर क्या बोला हुआ है, ये यहां पे सैटेलाइट देख रहे हो, दिस इज द अर्थ, और अर्थ के साइड में एक सैटेलाइट घूम रही है। बहुत बढ़िया। अब सैटेलाइट के पास 4 रॉकेट हैं, रॉकेट ए, रॉकेट बी, रॉकेट सी एंड रॉकेट डी। ये 4 रॉकेट्स हैं। अब उसके पास फ्यूल कितना है? क्वेश्चन पढ़ लो, आराम से क्वेश्चन पढ़ लो। सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है सैटेलाइट, जैसा कि स्केच में हमें दिखाया हुआ है। द सैटेलाइट हैज 4 स्मॉल थ्रस्टर्स। थ्रस्टर का मतलब रॉकेट है 4 उसके पास। अब यहां पर देखो क्या है, 4 रॉकेट कौन कौन से हैं? ए बी सी डी, ये 4 रॉकेट्स हैं। कैसे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड में, रेडियली इनवर्ड अर्थ के, क्योंकि यहां पर अर्थ है, अर्थ का रेडियली इनवर्ड क्या होता है? ये सी। अर्थ का रेडियली आउटवर्ड क्या है? डी। समझ गए? और यहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, अगर सैटेलाइट ऐसे जा रही है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ये वाला है ए एंड बैकवर्ड डायरेक्शन है बी। अब ये पूछ रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एंगुलर मोमेंटम को समझो, सब सही होगा। एंगुलर मोमेंटम को अच्छे से कर लो। ये देखो, इफ द सैटेलाइट वांट्स टू इंक्रीज द स्पीड, पहली बात समझ में आई, यहां पर नोट कर लो। सैटेलाइट अपनी स्पीड इंक्रीज करना चाह रहा है, मतलब जो पहले v थी अब v को इंक्रीज करना है। आगे देखो, व्हाइल रिमेनिंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में भी रहे, तो मतलब 4 में से कौन सा थ्रस्ट वो थ्रस्टर निकालेगा। अब बच्चों को पता है, मतलब तुक्का भी मार दो ना इसमें तो यार वो भी सही हो जाएगा बच्चों का, बट सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आपके टिफर में आने नहीं वाला, तो इसके पीछे की फिजिक्स भी जानना जरूरी है। तो अब यहाँ पे ये समझो कि कोई भी पार्टिकल अगर कोई सर्कल में मूव कर रहा है, सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है,
और वो अर्थ लगा रही है, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो अब ये मूव कर रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, यहां पे v वेलोसिटी है, ये r इसका रेडियस है यहां पे। तो यहां पर जो इसके साथ एसोसिएटेड एंगुलर मोमेंटम है L इक्वल्स टू m v एंड r। अब बताओ किस सिचुएशन में ये एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। सीधी सी बात है भैया, अगर आप इस पे टॉर्क अप्लाई करोगे तो क्या एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, टॉर्क इक्वल्स टू dl ओवर dt। अगर टॉर्क जीरो होगा तभी L कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पर अगर मैं टॉर्क अप्लाई कर दूं, इसका मतलब है कि यहां पर एक टेंजेंशियल वेलोसिटी अप्लाई कर दूं, v थीटा के टर्म्स में बोल दो इसको, टेंजेंशियल वेलोसिटी एक्स्ट्रा दे दूं, तो इसका मतलब है एक तरह से टॉर्क आ गया इसमें। एक्सटर्नली बात कर रहा हूं, कोई एक्सटर्नल यहां पे सैटेलाइट है, रॉकेट है, तो रॉकेट अगर इसको टॉर्क प्रोवाइड कर दे तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। हमें एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करना। अब यहां पे देखो, अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज हो गया तो इट विल हैव एनी पाथ, वो इलिप्टिकल पाथ में भी चेंज हो सकता है। बट हमने यहां पे क्या समझना है कि वो इलिप्टिकल पाथ में नहीं, सर्कुलर मोशन में ही रहे। तो सीधी सी बात है, उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं देंगे, उसको रेडियल वेलोसिटी देंगे। उसको क्या देंगे, रेडियल वेलोसिटी, ताकि एंगुलर मोमेंटम चेंज ना हो। तो ये रहा सर्कल। अब या तो यहां पे थ्रस्टर अगर छोड़ोगे तो इसका मतलब है इट विल गो डाउनवर्ड्स, या फिर नीचे छोड़ोगे तो इट विल गो अपवर्ड्स। तो ऐसा समझे क्या। अब यहां पर एंगुलर मोमेंटम सेम रहना चाहिए, इनिशियल और फाइनल। Li इक्वल्स टू L फाइनल, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम mvr, फाइनल एंगुलर मोमेंटम mv डैश r डैश। mm कैंसल आउट हो गया। अब हमें v इंक्रीज करनी है, सीधी सी बात है। अगर v इंक्रीज करना है, पहले v था, v डैश इंक्रीज हुआ, तो सीधी सी बात है r डैश विल इंक्रीज, r डैश विल डिक्रीज टू कीप इट कांस्टेंट, r डैश विल डिक्रीज। दैट्स व्हाई उसका आंसर क्या होगा, दैट्स आंसर विल बी डी। r डैश को डिक्रीज करेगा। अगर d को छोड़ा, मतलब थ्रस्टर ऊपर छोड़ा, तो वो पूरी सैटेलाइट तो नीचे की तरफ आएगी ना। पूरी सैटेलाइट कहां जाएगी, अगर मैंने ऊपर वाला थ्रस्टर छोड़ दिया तो इसका मतलब है पार्टिकल, उस पे सैटेलाइट पे रिएक्शन फोर्स लगेगी एंड इट विल कम डाउनवर्ड्स, और वो स्मॉलर सर्कल ले लेगा जहां पे उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां पे उसकी v ज्यादा होगी, r कम होगा। समझ गए? अरे समझे या नहीं समझे? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट बहुत ही आसान सी चीज, बहुत अच्छे, एकदम सही। रिएक्शन की तरफ, मतलब कि अब यहां पर इन शॉर्ट भी समझ लो कि यहां पर अगर सैटेलाइट है तो इसको नीचे आना पड़ेगा टू इंक्रीज इट्स स्पीड एंड डिक्रीज द आर। ओके, क्योंकि हमारा एल इज कांस्टेंट। वेरी नाइस। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है, अब तो ये बताओ, ये स्प्रिंग का क्वेश्चन वो कैसे ना कैसे घुमा के इधर उधर दे देता है। स्प्रिंग का क्वेश्चन, अब यहां पर देखो, वह जरूरी नहीं है स्प्रिंग का ही आएगा या कैसे, उसको कॉन्सेप्ट से मतलब है और कुछ भी नहीं। अरे अगर नीचे छोड़ेगा तो वो ऊपर जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसकी स्पीड एक्चुअल में कम हो जाएगी, रेडियस ज्यादा हो जाएगी। ओके, गॉट इट? अब यहां पर देखो, स्प्रिंग मास सिस्टम, एक एलिवेटर है, यहां पे पूरा क्या देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m हैंग्स फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग। स्प्रिंग बहुत लाइट है, आगे देखो मास नहीं कंसीडर करना है इसका। इनसाइड अ लिफ्ट, जैसा कि फिगर में दिख रहा है मेरे पीछे, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब लिफ्ट रेस्ट पर है, पहले तो बोल दिया लिफ्ट रेस्ट पर है, द मास ऑसिलेट्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिस। मतलब कि अगर लिफ्ट रेस्ट पर है तो क्या इसका मतलब है कि यहां पर लिफ्ट के अंदर कोई भी स्प्रिंग है, यहां पर मास लगा है m, ये रेस्ट पर है, और यहां पर इसके अराउंड अगर जो ऑसिलेट्स कर रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन ओमेगा कितनी गिवन है, 2.5 रेडियन पर सेकंड। इसके ऑसिलेट, मान लो अरे मैंने mg मास छोड़ा, पहले रेस्ट में था, mg मास छोड़ दिया, तो mg मास क्या ऑसिलेट करेगा? बिल्कुल ऑसिलेट करेगा। ठीक है, देखो स्प्रिंग का ना मैकेनिक्स कुछ इस तरीके से समझो, यहां पर ना ये इसकी रेस्ट लेंथ है, समझ गए, रेस्ट लेंथ है। अब मैंने इससे एक मास लटका दिया, अगर मास लटकाऊंगा तो इसी रेस्ट लेंथ के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा मास, इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, ये मास ऑसिलेट करेगा। समझ गए? और ये ओमेगा गिवन है। अब इन्होंने क्या किया है,
आगे पढ़ो, आगे देखो इन्होंने क्या किया है, विच इज डिसेंडिंग वर्टिकली। अब अगली सिचुएशन आ गई है जहां पे जो पूरी की पूरी लिफ्ट है वो नीचे की तरफ जा रही है 0.5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है अब यहां पर पहले तो वो ऑसिलेट था, अब उसको रेस्ट कंडीशन में ले आए। किस में ले आए? रेस्ट कंडीशन में। तो अब ये मतलब ये वाली स्प्रिंग मास यहां पर m है और इट इज इन द रेस्ट। ये ऑफ कोर्स लिफ्ट के साथ अटैच्ड है, ये लिफ्ट के साथ अटैच्ड है। अब ये रेस्ट कंडीशन में है और आपकी जो पूरी लिफ्ट है दैट इज गोइंग विद v इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकंड। कितना? 0.5 मीटर पर सेकंड ऐसे जा रहा है। अरे देखो सुनो मेरी बात, टाइम बहुत है। टिफर के एग्जाम में मेरी एक बात समझ लो, टाइम बहुत है, माइंड को स्टेबल रखना, बस ऐसा मत सोच। ओके, स्मूथ चल रहा है या नहीं पहले मुझे ये बताओ। मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी में इश्यू था, अब ठीक है क्या? अब सही है शायद, गुड। तो चलिए दोबारा शुरू करते हैं वहीं से जहां हमने छोड़ा था इसको। चलो ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, स्प्रिंग रेस्ट पर है एंड दिस एलिवेटर इज गोइंग डाउनवर्ड्स विद 0.5 मीटर पर सेकंड। एलिवेटर नीचे जा रहा है विद 0.5 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। अब यहां पर ये समझो अचानक से नीचे जाते जाते इस पे तो वही mg फोर्स लग रही है एंड विच विल बी बैलेंस्ड बाय kx। स्प्रिंग फोर्स से बैलेंस हो गया, ये रेस्ट पर है। अब अचानक से अगर लिफ्ट स्टॉप हो जाए, अगर लिफ्ट स्टॉप हो जाए तो इसका मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट विल स्टॉप, दिस पॉइंट विल स्टॉप, ये पॉइंट स्टॉप हो जाएगा, बट इसके पास अभी भी मोमेंटम रहेगा। क्या इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम रहेगा? अरे बिल्कुल रहेगा। इसके पास कितनी वेलोसिटी रहेगी? इस मास के पास, इस मास के पास वेलोसिटी रहेगी v इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। अब ये इसी मैक्सिमम वेलोसिटी से, अब देखो मीन पोजीशन पे इसके पास जो वेलोसिटी है दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। इसी मैक्सिमम वेलोसिटी से वो नीचे जाएगा क्योंकि लिफ्ट तो रुक गई, mg और kx बैलेंस्ड है। अब यहां पर ये सिचुएशन आ गई है जहां पे मैंने इसको स्टेबल रखा हुआ है, इट इज नॉट ऑसिलेटिंग, स्टेबल। अब इस स्टेबल पोजीशन से यहां पे इस पॉइंट पे जो इसके पास वेलोसिटी होगी दैट विल बी v मैक्सिमम एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकंड। ये v मैक्सिमम होगी, दिस विल बी v मैक्सिमम। जैसे ही आपकी लिफ्ट स्टॉप होगी, जैसे ही लिफ्ट स्टॉप होगी उस मास में एक वेलोसिटी आ जाएगी एंड दैट वेलोसिटी विल गिव द एम्पलीट्यूड टू दैट मास। तो अब जाके इसके पास v मैक्सिमम क्या हो जाएगी, v मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकंड। एंड हमें पता है v मैक्स क्या होता है, v मैक्स होता है ओमेगा स्क्वायर a, एम आई राइट? ओमेगा a, ओमेगा a। एंड फ्रॉम हेयर आई कैन कैलकुलेट द a। क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, कोई परेशानी नहीं आएगी। 0.5 डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा क्या था? ओमेगा था 2.5। दिस विल बी द एम्पलीट्यूड एंड दैट विल बी 0.2 मीटर, दैट विल बी द एम्पलीट्यूड। समझ में आया? दैट विल बी द एम्पलीट्यूड। मॉक नहीं भूलना है, मॉक सबने देना है। मॉक जितने भी यहां पे स्टूडेंट्स हैं अवेलेबल हैं सबने मॉक देना है। तो यहां पर समझ में आया कि ये स्प्रिंग वाला क्वेश्चन कैसे हुआ। आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या इसमें कोई हायर कैलकुलेशन लगी? क्या इसमें कोई हायर कैलकुलेशन लगी? यहां पे कमेंट पढ़ लेते हैं। सेंट्रल फोर्स मोशन में अर्थ स्पिन कैसे होती है? टॉर्क तो जीरो होता है जिसकी वजह से स्पिन प्लेनर होगी हमेशा, लेकिन ये स्पिन कैसे होती है? देखो यहां पर क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की बात होती है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मतलब एंगुलर मोमेंटम जो इसके पास पहले है, कंटेन्ड है। अब एक्सटर्नली कोई टॉर्क आता है देन दैट एंगुलर मोमेंटम गेट्स चेंजेस। इसका मतलब ये नहीं है कि टॉर्क इज द रीजन कि किसी के पास एंगुलर मोमेंटम हो। एंगुलर मोमेंटम हो उसके पास किसी भी तरीके से हो सकता है, बट इसका मतलब यह है कि अगर तुम टॉर्क अप्लाई कर रहे हो एक्सटर्नली हो तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, टॉर्क डज नॉट गिव यू दैट कंडीशन कि हाँ भाई इसके पास एंगुलर मोमेंटम, अगर टॉर्क नहीं है तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम ही नहीं होगा। दैट्स नॉट ट्रू। ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो,
यहां पे ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मतलब एक तरह से थोड़ी समझदारी वाला ही है। और क्या क्या यहां पर क्या कोई किसी बुक में ये दिया हो, ऑफ कोर्स बुक में तो है, बट यहां पर क्या कोई टारगेटेड स्टडी है इन क्वेश्चंस के लिए? टारगेटेड स्टडीज नहीं है। सीएसआर नेट के लिए, आईटी जैम के लिए, सबके लिए टारगेटेड स्टडीज रहती है। इनके लिए क्या रहता है? फिजिक्स। शुरुआत से लेके 8th से लेके अब तक भी अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है, इंटरेस्टफुली आप पढ़ रहे हो, देन यू कैन क्रैक इट। ओके सर, आप टाइम के बारे में क्या बोल रहे थे? पता नहीं। आई फाउंड एवरीवेयर आई वोंट गेट। IFS साइट IFS.online पे जाओ, वहां पे मिल जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ओके कौशिक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तब यूज करते हैं जब फोर्स कंजर्वेटिव हो। चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर क्या पूछा गया है? कंसीडर 2 प्लैनेट्स। तो हमारे दिमाग में लो भाई 2 प्लैनेट्स कंसीडर कर लिए हैं, P1 एंड P2, कोई मुझे यहां पे दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब विच कैन बी मोल्डेड एज यूनिफॉर्म स्फीयर, यूनिफॉर्म स्फीयर ही बनाए हैं। इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2, बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है। एंड ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल से मेरे दिमाग में आता है कि इनकी डेंसिटी सेम है, इनकी यूनिफॉर्मिटी देखो 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 देखो। अब यहां पर सेम स्फीयर है, सेम डेंसिटी तो बताया ही हुआ है, मटेरियल भी सेम है, यहां पे अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। इफ द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ अ कॉनिकल माउंटेन, इसका मतलब है क्या यहां पर माउंटेन चढ़ा दिया है, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पे मैक्सिमम पॉसिबल हाइट कितनी होगी? तो यहां पे P1 प्लैनेट पे मैंने मान लिया उसको H1 और P2 प्लैनेट पे इसकी मैक्सिमम हाइट होगी H2। दीज आर द मैक्सिमम हाइट पॉसिबल ऑन दीज प्लैनेट डिनोटेड बाय H1 एंड H2। बहुत बढ़िया। अब हमें रिलेशन बताना है कि H1 रेशो H2 क्या होगा, बस यही तो करना है, H1 डिवाइडेड बाय H2 फाइंड आउट करना है। अब यहां पर देखो, एक प्लैनेट की हाइट किस पे डिपेंड करती है? प्लैनेट की हाइट किस पे डिपेंड करेगी? यहां पर देखो, दिस इज अ प्लैनेट, दिस इज अ प्लैनेट। तो यहां पर धीरे धीरे अगर कोई पहाड़ बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो बेस है इसका, यहां पे प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। यहां पे क्या इंक्रीज होता जा रहा है? प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। और मान लो इतना ज्यादा प्रेशर आ जाए तो नीचे वाला तो टूट जाएगा, नीचे वाला तो टूट जाएगा। अब टूटने वाले का क्या मतलब है कि माउंटेन की इलास्टिसिटी, माउंटेन जिस रॉक से बना है, क्या उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड कर रहा है? अरे बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर प्रेशर इस पॉइंट पे, अगर मान लो इसकी हाइट h है, तो प्रेशर क्या होगा नीचे वाले एरिया पे? दैट विल बी रो GH। अब नाउ दिस प्रेशर इसके स्ट्रेस से, या फिर मैं कहूंगा मैक्सिमम इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द माउंटेन, मैक्सिमम इलास्टिक स्ट्रेंथ, किसी माउंटेन की मैक्सिमम इलास्टिक स्ट्रेंथ से भी ज्यादा प्रेशर हो जाए तो वो टूट जाएगा, यही बात है। तो यहां पे इलास्टिक स्ट्रेंथ, या फिर इलास्टिक स्ट्रेंथ बोल दो या यील्ड स्ट्रेंथ बोल दो, स्ट्रेंथ ऑफ माउंटेन, इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ माउंटेन S। तो इसका मतलब है योर रो GH शुड बी लेस देन और इक्वल टू S। दिस इज द कंडीशन वेयर वी कैन हैव द मैक्सिमम हाइट। यही तो कंडीशन है। मान लो ये कंडीशन हो गई कि दिस इज ग्रेटर देन S, तो इसका मतलब है कि पहाड़ टूट जाएगा, नीचे वाला बेस टूट जाएगा, क्योंकि उसकी इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, यील्ड स्ट्रेंथ ही नहीं है। सो द कंडीशन इज दैट दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू S। और यहां पर जो दो पहाड़ हैं P1 पे और P2 पे, आई एम कंसिडरिंग थी दोनों माउंटेन्स की यील्ड स्ट्रेंथ कॉमन है, यील्ड स्ट्रेंथ सेम है दोनों माउंटेन्स की। सो व्हाट आई कैन डू, I can simply write ρ1 G1 H1 is equals to ρ2 G2 H2. Given that ρ1 and ρ2 are equal, so this is just G1 H1 equals to G2 H2. Simple. G क्या होता है? G होता है Gm over R square. अब रो में मास में चेंज कर दो, रो क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम। So finally mass is equals to ρ into 4/3 pi R cube. क्योंकि हमारे पास गिवन है दैट रो इज कांस्टेंट, डेंसिटी इज कांस्टेंट, मतलब सेम, दोनों में सेम डेंसिटी है। सो आई कैन पुट इट हियर, व्हाट आई विल गेट, देखो G होता है Gm ओवर R स्क्वायर, तो इसका मतलब है दिस पाई ओवर R क्यूब, इसको, इस मास को अगर मैं इसके अंदर रख दूं तो मेरे पास G क्या आ जाएगा? G आ जाएगा दैट विल बी 4/3 पाई
rho g and this will be r. That will be my gravity changing to the radius if the density is constant. So I can put it here. So finally my r1 h1 is equals to r2 h2. r1 by h2, h1 by h2 is equals to r2 by r1. That's the final answer. NCERT का क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है ये। अरे यही तो बात है, यही तो बात है। एक्चुअल में एनसीईआरटी में जो स्पेशल की नोट्स होते हैं ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में स्पेशल की नोट्स होते हैं, वहां का क्वेश्चन है, वहां का एक ये कॉन्सेप्ट है। सर जैम में एमएसक्यू में एंट्रोपी वाला क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। जैम है अभी तक दिमाग में, अरे जस्ट रखो, टिफर रखो, यहां देखो, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। यहां पे देखो h1 बाय h2 क्या फाइनल आ गया, सो यही तो आंसर है, r2 बाय r1। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को किस तरीके से समझना है, ऐसे देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स है तो थोड़ा तो ऐसा रखना पड़ेगा ही। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अब ये डायरेक्ट है, देखो डायरेक्ट। अब कैसे डायरेक्ट है, मोमेंटम कंजर्वेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इसको तो सॉल्व कराने की भी जरूरत नहीं है, कैसे, सिंपल सी बात पता लग रही है। यहां पे देखो, पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास गिवन है, हम एमर्जेस फ्रॉम अ गन। अब गन से पार्टिकल नहीं तो बुलेट तो निकलेगी ही ना, तो बुलेट मान ली है। तो यहां पर जो बुलेट है दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी इक्वल्स टू c/4 और इसका रेस्ट मास कितना है, m0 इक्वल्स टू √3 ग्राम। अब क्या होगा, द रेस्ट मास ऑफ द गन इज, अब यहां पे एक गन भी है, लो भैया गन ड्रॉ कर दूं क्या, ये लो गन ड्रॉ कर दी। अब गन का मास कितना है, रेस्ट मास दैट इज 1 kg। अब क्या इसके पास भी कुछ रिकॉइल वेलोसिटी आएगी, अरे बिल्कुल आएगी। तो इसकी रिकॉइल वेलोसिटी क्या v' मान सकते हैं, यही हमें फाइंड आउट करनी है। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, बट सिंपल वाला नहीं, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। व्हाई, बिकॉज योर वेलोसिटी इज रिलेटिविस्टिक, वेलोसिटी इज वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट। सर ये बन गया है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखवा देता हूं, फिर आगे चलते हैं। m1v1 इक्वल्स टू m2v2, डन। अब यहां पर हमें गिवन है √3। अब देखो ये m1 है, अगर मैं रेस्ट मास के टर्म्स में लिखूं, रेस्ट मास के टर्म्स में, सो आई कैन राइट गामा गामा, दीज विल बी द गामा रेस्ट मास के टर्म्स में। अब यहां पर m1 और m2 क्या हो गया, दीज आर द रेस्ट मासेस, m1 एंड m2 आर द रेस्ट मासेस, रेस्ट मास। बस ये लगा दो, क्या प्रॉब्लम, कहां पे दिक्कत बताओ। एंड जस्ट रिमेंबर दिस इज गामा 1 एंड दिस इज गामा 2। ये गामा 1 के लिए है, वो गामा 2 के लिए है। अब गामा 1 क्या था, गामा 1 था वो पार्टिकल, तो यहां पे मैं गामा 1 की जो वेलोसिटी हमें दी हुई थी, सो दैट विल बी अंडर रूट, गामा 1 की बात क्या है, 1 माइनस v1 का स्क्वायर। v1 क्या गिवन था, c/4, सो दिस विल बी 1/16 गामा अंडर रूट 3 ग्राम। वेलोसिटी क्या थी, वही c/4, दिस विल बी द वेलोसिटी। अब दूसरा क्या होगा, गामा 2, यही तो मुझे फाइंड आउट करना है, गामा 2 फाइंड आउट करूंगा। m2 क्या गिवन है, 1 kg, और v2 वेलोसिटी क्या है, यही मुझे फाइंड आउट करनी है, v'। गॉट इट। तो यहां पे गामा 2 को भी उसी के फॉर्म में लिख देता हूं, अंडर रूट 1 माइनस v'² क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना, इसको ग्राम को kg में कन्वर्ट कर लेना और सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर। मेरे ख्याल से यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सबने बोला है हो जाएगा, तो मैं मान के चल रहा हूं कि हो जाएगा। क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पे v' की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। यू कैन डू इट एंड यू विल गेट दिस आंसर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 2 3 6, तो इसको मैं लिख देता हूं कि आगे सॉल्व करो, यू विल गेट v' इक्वल्स टू 2 2 3 6 टाइम्स c, दैट विल बी द आंसर। अरे इतनी तो मेहनत करो भैया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो यहां पे, तो यहां पे बात करते हैं सर, बट सर वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज विद रिस्पेक्ट टू गन, वी हैव टू कन्वर्ट इट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे कहां लिखा है, बताओ कहां लिखा है, द पार्टिकल रेस्ट मास इतना है, एमर्जेस फ्रॉम द गन। अब ये कौन देख रहा है कि गन से जो एमर्ज हो रही है, देखो तो कुछ ज्यादा भी दिमाग ना लगाओ, क्वेश्चन मुश्किल आता है माना, बट यहां पे अगर बात नहीं कर रखी अलग अलग फ्रेम्स की, तो यहां पे हमें क्यों देखना है,
अब किसी एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, मतलब जो क्वेश्चन बना रहा है उसने सीधी सी बात ये बोली कि गन से जो वेलोसिटी, गन से जो बंदूक वो निकली है बुलेट, उसकी वेलोसिटी ये है, तो इसका मतलब है जो ग्राउंड फ्लोर पे है वही तो देख रहा है, वो गन को देख रहा है, तो यहां पे फ्रेम चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सारी बातें ग्राउंड फ्रेम से ही हो रही है। परेशान हो रहे हो भैया? अब देखो इसको, अरे नहीं आया पीयूष, नहीं आया सर। M1 एंड M2 रेस्ट मासेज है क्या? बिल्कुल। यहां पर रेस्ट मास और उसके बीच में डिफरेंस समझो। रेस्ट मास अगर m0 है, देखो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम होता है गामा m0 v, एंड दिस गामा m0 इज द रिलेटिविस्टिक मास, जहां पे हम मास को कंप्लीटली ऐसे लिख सकते हैं, गामा m0 दैट इज इक्वल्स टू m0 डिवाइडेड बाय √1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। कि मतलब कि अगर कोई मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर v वेलोसिटी के फ्रेम में मूव कर रहा है तो हमें मास ऐसा दिखेगा। समझ गए? बहुत बढ़िया। आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मेरे ख्याल से ये सॉल्व हो जाएगा, तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि इतनी कैलकुलेशन हो जाएगी। यहां देखो, अब इसको देखो, अरे भैया ये कैसा क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन, बहुत अच्छे। अब इस क्वेश्चन में जरा ध्यान लगाओ, ये क्या है भाई? कोई राउंड अबाउट है, कुछ राउंड अबाउट कुछ घूम रहा है, बहुत झूले लिए हैं, बट इसको समझो, हुज रोटेटिंग बेस इज हैवी यूनिफॉर्म डिस्क। सबसे पहले लिख लो कि वो जो नीचे घूम रहा है दैट इज अ डिस्क, उसकी रेडियस कितनी है 2 मीटर। तो जो जो चीजें दी हुई है उसको अलग से लिखते जाओ, 2 मीटर है इसकी रेडियस जो डिस्क घूम रही है, बहुत बढ़िया। मास उसका है 400 ग्राम्स, जो उसका मास है दैट इज 400 किलोग्राम्स, बहुत बढ़िया। हैज अ सेंट्रल पिलर एंड हैंडल्स विद नेग्लेजिबल मास। सेंट्रल पिलर का मास क्या है? नेग्लेजिबल है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे पीयूष पढ़ो तो सही, क्वेश्चन तो पढ़ो, फिर बिल्कुल अप्रोच ही तो सिखाने आया हूं, सॉल्यूशन तो मिल जाएंगे, अप्रोच समझो। द राउंड अबाउट इट सेट रोटेटिंग विद स्टेडी स्पीड। इसका मतलब देखो, जब तक तुम क्वेश्चन के साथ साथ नहीं चलोगे, पहले ही करने की कोशिश करोगे, वहां पे फंसोगे। कुछ आगे बढ़ के करने की कोशिश करोगे, वहां फंसोगे। अब यहां पे बोला गया है कि इसकी ये क्वांटिटीज दे दी और साथ में ये बता दिया कि उसका जो ओमेगा आई है, इनिशियल ओमेगा जो उसमें सेट किया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 20 राउंड्स पर मिनट, 20 आरपीएम। तो अब 20 आरपीएम को तुम चेंज कर सकते हो रेडियन पर सेकंड में, पर बाद में कर लेंगे। रेडियन पर सेकंड, राउंड्स पर मिनट, ये गिवन है कि पहले वो ओमेगा से घूम रहा है, बहुत बढ़िया। आगे देखो अब क्या कर रहा है वो, पहले ड्रॉ कर लें क्या? दिस इज द डिस्क, डिस्क घूम रहा है किसी ओमेगा आई से, ओमेगा आई मान लो, या फिर इसको ओमेगा 1 मान लो, ओमेगा 1 मान लो, बहुत बढ़िया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिस्क है, घूम रहा है ओमेगा आई, जिसका रेडियस कितना है 2 मीटर और मास कितना है 400 केजी। ये यहां पे मैंने जैसा दिया वैसा बना लिया। आगे पढ़ते हैं। आगे उसने ये बोला कि 4 स्मॉल चिल्ड्रंस, छोटे छोटे बच्चे, क्या हुआ, ऑफ मास 10 केजी, 20 केजी, 30 केजी और 40 केजी, 4 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जेंटली स्टेप ऑन द एज ऑफ द डिस्क, मतलब उस के एच पर चढ़ गए, ईच विद वेलोसिटी इतनी अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब देखो यहां पे एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अरे भैया, तो इसका मतलब है कि इस केस में 4 छोटे छोटे नादान बच्चे आए, M1, M2, M3 और M4। इनको क्या पता था अगर ये चढ़ जाएंगे तो क्वेश्चन मुश्किल बन जाएगा। 10 केजी, 20 केजी, 30 केजी और 40 केजी, 4 बच्चे थे यहां पे, जो यहां पर चढ़ गए विद एन टेंजेंशियल वेलोसिटी, जिनके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी थी v थीटा दैट इज 7.2 किलोमीटर्स पर आवर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे यू विल गेट 2 मीटर पर आवर। कन्वर्ट करके देख लो, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी से लेके वो इसके ऊपर बैठ गए, तो मतलब इसके पास एक टेंजेंशियल पार्ट मिल गया इसको, बहुत बढ़िया। तो ये मतलब घूमेगा और तेजी से घूमेगा, ओमेगा चेंज होगा। और अगर मैं सिर्फ यहां पर डिस्क की बात करूं तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? बहुत बढ़िया। तो ये इसके ऊपर कूद गए। अभी आगे का केस मैं चाहता हूं बाद में पढ़ूं, बट फिर भी समझ लो। आफ्टर होल्डिंग समटाइम द चिल्ड्रन स्टेप्स जेंटली ऑफ द
राउंड अबाउट, मतलब उसके बाद वो उतर गए, नीचे उतर गए विद द सेम वेलोसिटी बट दिस टाइम रेडियल डायरेक्शन, मतलब उसके बाद वो रेडियल डायरेक्शन से बाहर उतर गए, रेडियल डायरेक्शन से नीचे उतर गए विद द सेम वेलोसिटी, मतलब कि ये इस डिस्क पर चढ़े तो टेंजेंशियल डायरेक्शन से, फिर उतरे रेडियल डायरेक्शन से। तो यहां पे दो केसेस बना लेता हूं। केस वन क्या है? केस वन है जब वो बच्चे चढ़े उस पे, वहां पे मैं क्या लगाऊंगा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब बच्चे सोच रहे हैं अरे भैया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे लगाओगे जब एक टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई है तो, बट मैं लगाऊंगा, क्यों? बिकॉज आई विल कंसीडर बोथ द केस, मतलब आई विल कंसीडर द सिस्टम ऑफ दैट राउंड अबाउट, वो जो घूम रहा है उसको और बच्चों को, दोनों को एक ही सिस्टम कंसीडर कर लूंगा, तो मेरा जो वी थीटा है दैट विल बी इंटरनल, दैट विल बिकम इंटरनल। देखो अब केस वन में क्या कर रहा हूं मैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर एन सिस्टम। सिस्टम क्या है मेरा? सिस्टम है मेरा जो डिस्क है प्लस द चिल्ड्रंस, डिस्क प्लस चिल्ड्रंस, ये दोनों मेरा एक सिस्टम है। तो इसका मतलब है यहां पर मैं क्या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। तो यहां पे शुरुआत में उसके पास क्या था? आई ऑफ प्लेटफॉर्म मान लो, डिस्क मान लो, आई ऑफ प्लेटफॉर्म, और वो किसी ओमेगा 1 से घूम रहा था। दिस वाज द एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद द डिस्क इनिशियली, और उसके ऊपर क्या आ गए? बच्चे आ गए। इनिशियली बात कर रहा हूं, इनिशियली बच्चे आ गए विद सम टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब याद करो एंगुलर मोमेंटम एम वी थीटा आर हुआ करता था। अब यहां पे हर एक बच्चे के पास m1 है, थीटा है और r तो वही जो r गिवन है, तो हर एक बच्चे के पास L1 है, L2 है, L3 और L4 है। चार ये एंगुलर मोमेंटम इसमें इनिशियल कंडीशन में ऐड होंगे। अगर मैं सिर्फ डिस्क की बात करूं तो इसका मतलब है डिस्क का एंगुलर मोमेंटम विल चेंज ड्यू टू दिस टेंजेंशियल, बट अगर मैं इन दोनों को कंबाइन मान लूं तो ये चेंज तो मैंने ऐड ही कर दिया इसमें, ये जो चेंज हो रहा है वो तो मैंने पहले से ही ऐड कर दिया। माने क्या नहीं माने बात? ये चेंज जो होने वाला था वो मैंने ऐड कर दिया। इसी रीजन से मैं क्या कह रहा हूं कि सिस्टम मैंने क्या ले लिया? डिस्क एंड चिल्ड्रन बोथ, अलग अलग बात नहीं कर रहा। अब यहां पर देखो, तो यहां पे इसका मतलब है कि इनिशियल कंडीशन में सो एंगुलर मोमेंटम इसमें ऐड होगा, बच्चों का एंगुलर मोमेंटम, दैट इज m1 v थीटा r, और सेम v थीटा r कॉमन आ जाएगा। दिस विल बी m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। बहुत बढ़िया। अरे ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में इतना भी दिमाग ना लगा तो क्या चलेगा? बहुत बढ़िया, ये हो गया इनिशियल। एंड व्हाट विल बी द फाइनल? व्हाट विल बी द एल फाइनल? यहां पे देखो एल फाइनल क्या होगा? एल फाइनल विल बी इक्वल्स टू अगेन द आई ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस आई ऑफ द चिल्ड्रंस। बच्चों का भी तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। बच्चों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, r1 r2 सबके लिए सेम है, m3 प्लस m4 एंड दैट इज मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर, दैट विल बी द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इसका मतलब है कि ये फाइनल कंडीशन कौन सी मान रहा हूं मैं? कि बच्चे उस पे राउंड पर चढ़ गए, बच्चे राउंड के ऊपर चढ़ गए और वो राउंड घूम रहा है। That is the final condition and this will be multiplied with the omega 2। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? तो चलो मैं यहां पर जो नए बच्चे ऐड हुए हैं उनको ये एक बार क्वेश्चन और पढ़ने देता हूं। ये एक बार क्वेश्चन और पढ़ लो ताकि तुम्हें समझ में आए हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। यहां पे एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लो, इसका टाइम देता हूं। आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा 2, हाँ बहुत बढ़िया। तो आई पी ओमेगा 2, बहुत ऐसे ही लिखा। तो वहां तक समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। तो इसको क्वेश्चन पढ़ लिया। अब दोबारा कहां पे थे हम? यहां तक हमने केस 1 कंप्लीट कर लिया जब बच्चे उस पर चढ़ गए। अब मैं उसका दूसरा केस, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अब मैं दूसरा केस मान रहा हूं जब बच्चे उतर गए। देखो यहां पे अब क्या बोल रहा है ये? बच्चे जेंटली विद द सेम वेलोसिटी वो उतर गए इन द रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन में उतरे। इसका मतलब है अब एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होने का मतलब है कि मुझे एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहां पे ये जो एंगुलर मोमेंटम में हम पहुंच गए थे,
केस 2 में कैसा होगा, केस 2 में दिस विल बी माई एल इनिशियल, दिस विल बी माई एल इनिशियल। अब इसके एंगुलर मोमेंटम से अब बच्चे मैंने उतार दिए तो क्या होगा, इसका मतलब दोबारा से मैं किस में पहुंच जाऊंगा, एल फाइनल में। और यहां पे एल फाइनल क्या होगा, अगर ये बच्चे उतर गए विद द रेडियल डायरेक्शन तो ये जो पार्ट है एंगुलर मोमेंटम का दैट विल बी 0 एंड फाइनली आई विल गेट आई पी विद द ओमेगा फाइनल। यहां पर दिस क्वांटिटी विल बी माई एल आई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि अब ये एक सेकंड केस आ गया ना, पहले बच्चों को चढ़ाया एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ, एंगुलर मोमेंटम क्या बन गया ये वाला, इसके बाद बच्चों को उतारा तो मैंने यहां पे दो कंडीशंस मान ली, एक बार जब चढ़ाया और दूसरी बार जब उतारा। अब जब दूसरी बार उतारेंगे तो मैं ये वाली इक्वेशन लगाऊंगा एल आई इक्वल्स टू एल फाइनल, तो यहां पर क्या हो गया देखो, एल इनिशियल वाज दिस, एल फाइनल विल ओनली बी दिस। अब मेरे को यहां पे बच्चों को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है कि जब बच्चे उतरे तो उनका एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ, क्यों, क्योंकि उनके पास कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं है, रेडियल है। रेडियल में वो चाहे कुछ करे मेरा एंगुलर मोमेंटम तो चेंज नहीं करेंगे ना, तो बहुत बढ़िया। सो मेरा सेकंड केस भी यही हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, तो अल्टीमेटली क्या मैं फर्स्ट को इस लास्ट से इक्वेट कर सकता हूं, सोच के देखो, इस फर्स्ट को क्या इस लास्ट से इक्वेट कर सकता हूं, अरे बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहां पे मेरा फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, कहां लिखे, बढ़िया बहुत अच्छे। तो यहां पे लेट मी ड्रॉ एन एक्स्ट्रा बोर्ड, यहां पर फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, आई ऑफ प्लेटफॉर्म विद ओमेगा 1 and that will be equals to added with this, ये तो ऐड करना ही होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 with v theta r, this was the initial and final was what, ip ओमेगा फाइनल, दिस वाज द फाइनल इक्वेशन। मैंने केस 1 और केस 2 को क्या कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके क्या मुझे यही मिला, बहुत बढ़िया। अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, अरे भाई ओमेगा फाइनल निकाल सकता हूं, मुझे ये सारी क्वांटिटीज गिवन है, मुझे बस ओमेगा फाइनल निकालना है, दैट आई कैन डू बहुत ही आसान से। कैसे करूंगा देखो, इसको इधर ही रहने दूं, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 इनटू में 2 मीटर पर सेकेंड इनटू में 2 दैट इज द रेडियस इज इक्वल्स टू, अब यहां पे मैं आईपी कॉमन ले लेता हूं, दिस विल बी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा 1, गॉट इट, समझ में आया। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 100 इंटू 4 400, और आईपी क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, एम क्या था 400, आर स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2 दैट इज ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 400 का 2 to 2 1/2 इज इक्वल्स टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई। बहुत बढ़िया। तो यहां से मैं क्या डायरेक्टली, अब मेरे पास ओमेगा आई तो है ही बच्चों, ओमेगा आई अगर मेरे पास है तो क्या मैं ओमेगा एफ निकाल सकता हूं, बहुत अच्छे। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट, सो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इज इक्वल्स टू हाफ, ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू हाफ प्लस ओमेगा आई। अब ओमेगा आई तुम्हें गिवन है 20 आर पर मिनट, इसको जरा रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करो, रेडियन पर सेकंड, सो दैट विल बी 20 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, कन्वर्ट करो एंड यू विल गेट दैट आंसर। ये तुम्हें ओमेगा आई मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड में आंसर आएगा, एंड देन एड दिस थिंग विद हाफ, दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल, एंड दैट विल ऑल्सो बी इन रेडियन पर सेकंड। क्या ये कर सकते हो, क्या ये कर सकते हो या नहीं बताओ। इसका मैं डायरेक्टली लिखा हुआ है, मैंने लिख देता हूं 2.093 रेडियन पर सेकेंड। सो फाइनल ओमेगा एफ क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2.593 रेडियन
पर सेकेंड इज द ओमेगा एफ। अब इस रेडियन पर सेकेंड को किस में कन्वर्ट करोगे? इस रेडियन पर सेकेंड को कन्वर्ट करो राउंड्स पर मिनट में। इस रेडियन पर सेकेंड को राउंड्स पर मिनट में कन्वर्ट कर लो भैया 2.593, सो दैट विल बी 2.593 multiply by 60 divided by 2 pi and finally 25 round per minute. That will be your omega f. 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इतना दिमाग तो जायज लगना ही था। समझ में आया? समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो यहां पर बेसिकली क्या है? एंगुलर मोमेंटम का चक्कर। ओके, बहुत बढ़िया, गॉट इट। तो यहां पे हमने ये केस भी सॉल्व कर लिया है, तो इसका 25 राउंड पर मिनट विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। समझ में आया ये? मजे, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यहां पर एंगुलर मोमेंटम की बातें जरा अच्छे से ध्यान से समझो। ओके, अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में हमसे ऑसिलेशंस के बारे में पूछा गया है। स्मॉल ऑसिलेशन के टॉपिक से ये क्वेश्चन है। स्मॉल ऑसिलेशन जिसको हम नॉर्मल मोड्स भी बोलते हैं, नॉर्मल मोड्स, नॉर्मल मोड्स। अब इसको सॉल्व करना कौन सा मुश्किल था? इसको सॉल्व करना कौन सा मुश्किल था? अब देखो यहां पर ये जो हमें डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम गिवन है, इसके लिए सबसे पहले हम लैग्रेंजियन लिखेंगे और लैग्रेंजियन लिखने के बाद वहां से नॉर्मल मॉड निकालना बहुत ही आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन तो बहुत आसान है कि दो आइडेंटिकल स्प्रिंग है और नीचे एक रॉड लटकाई हुई है ऑफ लेंथ एल। अब यहां पर ध्यान रखो, ये क्वेश्चन पीएचडी वालों के लिए था, ये क्वेश्चन पीएचडी वालों के लिए था, बट ये बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो एडवांस नहीं आएगा, बिल्कुल एडवांस नहीं आएगा, बट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मुझे नहीं लगता आएगा, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मुझे नहीं लगता आएगा। बट जैसे पता लग रहा है कि एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इतने बेसिक टॉपिक अगर वो उठा रहा है तो इसका मतलब क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं मैं। इतने बेसिक टॉपिक उठा रहा है तो इसका मतलब है वो ये टॉपिक तो लेगा ही लेगा। अब इसको किसके साथ अटैच करता है दैट वी कांट नो। मतलब जितना फोकस हो सकता है तुम किस पे दोगे? एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, टॉर्क एंड और कौन सा हो गया, ऑसिलेशंस पे अच्छा सा कर लो, थोड़ी सी पकड़ देख लो। बट मेनली ये जो कंजर्वेशन लॉज है, एनर्जी कंजर्वेशन, इन पे अच्छी पकड़ करो, ग्रेविटेशन। ओके, तो इसका मतलब है आएगा यहां से। मेन कॉन्सेप्ट वाइज ये बता रहा है, कॉन्सेप्ट वाइज इसको अच्छे से रखो। अब देखो यहां पर कैसे करोगे इस क्वेश्चन का, यहां पे देखो। अरे भैया अगर तुम्हें ये वाला सिस्टम गिवन है दैट दिस इज द स्प्रिंग एंड दिस इज द स्प्रिंग, मान लो किसी एक टाइम टी पे कुछ इसकी सिचुएशन ऐसी है, इस रॉड की सिचुएशन ऐसी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां पर थी। अब ये x1 डिस्टेंस ऊपर आ गया और ये x2 डिस्टेंस ऊपर आ गया। यहां से ये इधर से x1 डिस्टेंस ऊपर है, इधर से x2 डिस्टेंस ऊपर है, इन दोनों स्प्रिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर सीधी सी बात है, इसमें k है, इसमें k है। हमें अगर लैग्रेंजियन लिखना है तो वहां पे t माइनस v ही लिखा जाता है। अब मुझे पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। क्या बात सही है? काइनेटिक एनर्जी पता लगानी है इस रॉड की। इस रॉड की लेंथ कितनी है? इस रॉड की लेंथ है l, इस रॉड की लेंथ l गिवन है हमें। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी लिखना तो बहुत ही आसान हो गया। कैसे? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m द मास ऑफ दिस रॉड दैट इज m xcm डॉट स्क्वायर। मतलब इसके सेंटर ऑफ मास के स्क्वायर की मैं बात कर लेता हूं, जहां पे xcm क्या होगा? सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत आसान है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। बहुत बढ़िया, सेंटर ऑफ मास। बट ये देखो एक रॉड है, रॉड रोटेट भी तो कर रही है, रोड रोटेट भी तो कर रही है। अगर रोड रोटेट कर रही है इसके सेंटर से, तो क्या मैं इसमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। आई मुझे पता है रॉड का क्या होता है, 1/12 ml स्क्वायर। XCM पता चल गया, आई पता चल गया, ये m/12 ml स्क्वायर। ओमेगा क्या होगा यहाँ पे? ओमेगा के बारे में भी ध्यान दो। ओमेगा क्या होगा? ओमेगा विल बी इक्वल्स टू थीटा डॉट, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा डॉट। एंड व्हाट इज थीटा डॉट? यहां पर देखो,
ध्यान देखो, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, सो इसका मतलब है ओमेगा इक्वल्स टू v बाय आर, दैट इज x1 डॉट डिवाइडेड बाय r, क्या है यहाँ पे l ही तो है, माइनस बस ये थीटा डॉट है, कितना एंगल, मान लो एक इतना गया दूसरा ऊपर गया, so that will be θ2 minus θ1, so that is x2 dot minus x1 dot divided by again L, that will be the change in, मतलब किस रेट से वो चेंज हो रहा है, किस रेट से एंगल चेंज हो रहा है, that will be the ओमेगा। तो यहां पर ओमेगा मेरे पास आ गया है, एक्स सी एम मेरे पास आ गया है, आई मेरे पास आ गया है, क्या मैं इसको यहां पे पुट करके एंगल निकाल, अरे किसी भी, अरे सेंटर से यहां पर देख लो ना एंगल, जब ये स्ट्रेट है ठीक है, मान लो ये किसी θ1 एंगल पे गया और ये यहां से यहां से इधर नोट कर लो, दैट विल बी θ2, सो फाइनली ये कितना रोटेट हुआ, दैट विल बी θ2 माइनस θ1, और यहां पे नीचे इसकी L लेंथ, गॉट इट। यहां पर देखो 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 हमारे पास क्या काइनेटिक एनर्जी ये आ गई है, ये देखो, अगर मान लो एक रॉड है, एक सिंपल सी रॉड है, एक सिंपल सी रॉड है और ये इसका एक्सेस है, बहुत बढ़िया, ये इसका एक्सेस है, बहुत अच्छे, बहुत सही समझ में आ रहा है, मुझे सही समझ में आ रहा है। अब यहां पर सोचने वाली ये बात है कि ये जितना ऊपर जाएगी उसका एंगल उतना इंक्रीज होगा, जितना ऊपर जाएगी उसका एंगल इतना इंक्रीज होगा, इसका मतलब है कि अगर ये ऐसे हो गई, सो इसका मतलब है ये θ1 एंगल ऊपर चला गया, और अगर ये भी ऊपर चला गया, इसका मतलब है कि अगर ये भी θ1 एंगल ऊपर चला गया तो क्या एंगल बराबर होके ये वापस स्ट्रेट हो जाएगा, अगर ये भी θ1 एंगल ऊपर चला गया, बहुत बढ़िया। तो मैं एक जनरल फॉर्म मान रहा हूं जिसपे ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ही है और ये कुछ ऐसे हो गया है, इसका मतलब है कि इस स्ट्रेट लाइन से ये कितना मूव कर गया है, ये यहां से मूव कर गया है θ1 एंगल, चाहे इसको ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, बात सेम ही है, बात इसकी सेम ही है। तो ये यहां से कितना एंगल, ऑफ कोर्स θ2 एंगल मूव कर गया है और ये यहां से कितना मूव किया इसने, θ1 एंगल, तो टोटल एंगल डिफरेंस कितना हुआ है, मतलब कि टोटल ओमेगा कितना आया है इसमें, दैट विल बी θ2 माइनस θ1 विल बी द एंगल डिफरेंस ओनली, बट यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल की बात हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ओमेगा, इसका मतलब है वी आर या फिर वी एल की बात कर लो, कितने एंगल से चेंज हुआ है, वी क्या हुआ होगा इसका x1 डॉट और इसका क्या है x2 डॉट, समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया, कुछ कुछ समझ में आया, बिल्कुल। L इक्वल्स टू आर थीटा या L इक्वल्स टू आर थीटा, यू कैन पुट दैट ऑल्सो, गॉट इट। तो चलो अब यहां पर देखो, यहां पर जहां तक हमने किया है तो इसका मतलब है कि लैग्रेंजियन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बढ़िया, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैंने डायरेक्टली लिख लिया है कि ये रॉड है, इसका ये xcm है बीच में, ये यहां पे xcm तो ऊपर जा रहा होगा, सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा होगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाय 2, तो xcm पता चल गया है यहां पे, और यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग गया और ओमेगा भी पता लग गया, आई कैन पुट ऑल ऑफ द थिंग्स हियर, यहां पे लिखो x डॉट क्या होगा, सिंपल xcm डॉट विल बी इक्वल्स टू x1 प्लस x2, देखो यहां पे x1 डॉट प्लस x2 डॉट that will be 2, और इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर दिस एंड दिस विल बिकम 4, गॉट इट, ये मेरा xcm का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी यहां पे पुट कर सकता हूं। ओमेगा क्या है मेरा, ओमेगा यहां पे मेरा निकला हुआ है x2 डॉट माइनस x1 डॉट डिवाइडेड बाय L, तो ये ओमेगा भी है, तो मतलब ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट कर दो t पे, और फाइनली जो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी m/6 x1 डॉट स्क्वायर प्लस x2 डॉट स्क्वायर प्लस x1 डॉट x2 डॉट, दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत ही आसान है, हाफ के x1 स्क्वायर प्लस हाफ के x2 स्क्वायर, ये तो हमें पता ही है, अलग अलग स्प्रिंग पे अगर x1 x2 हो गया तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर,
बिल्कुल, पोटेंशियल एनर्जी तो आसान है, उसमें क्या बताना था, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें यहां पर अगर नॉर्मल मोड्स निकालने हैं, नॉर्मल मोड्स निकालने हैं तो टी का मैट्रिक्स एक ड्रॉ करना होगा और साथ ही साथ एक वी का मैट्रिक्स ड्रॉ करना होगा। अगर मैं ये दोनों मैट्रिक्स ड्रॉ कर लूंगा, सो आई कैन पुट वी कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर टी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। उसके बाद मुझे ये इक्वेशन पुट करनी है और इसके अंदर से ओमेगाज निकालने। ओमेगा निकालूंगा तो क्या मिलेगा, नॉर्मल मोड्स। भैया ओमेगा आर द फ्रीक्वेंसीज फॉर द नॉर्मल मोड्स, गॉट इट। अब इसके लिए क्या करोगे, इस काइनेटिक एनर्जी को एक जनरल फॉर्म में लिख लो। जनरल फॉर्म क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होती है ना। तो यहां पे मैं इसको 6 की बजाय 3 करके हाफ लिख लेता हूं, 3 को अंदर पुट कर देता हूं, तो हाफ एम 3 एंड दिस विल बी 3। ओके, गॉट इट। यहां पर समझ में आया या नहीं, बहुत बढ़िया। अब यहां पर जब मैं काइनेटिक एनर्जी का लिखूंगा क्या, मैट्रिक्स, तो याद करो x1 डॉट का कोएफिशिएंट लिखा करता था मैं, तो क्या होगा वो m/3, x2 डॉट स्क्वायर का कोएफिशिएंट m/3। अब यहां पर x1 x2, इस टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो क्या इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x1 डॉट x2 डॉट बाय 6 प्लस x2 डॉट x1 डॉट बाय 6 लिख सकता हूं या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पर कोएफिशिएंट हो गया m/6 और यहां पर भी हो गया m/6, गॉट इट, बहुत बढ़िया। तो T मैट्रिक्स क्रिएट हो गया है। अब V मैट्रिक्स क्रिएट करने में तो कोई परेशानी नहीं है, सो इट विल बी सिंपली K एंड 0 0, दैट्स इट। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्रिएट हो गई है और यहां पर मल्टीप्लाई करके हमें ओमेगास की वैल्यू निकालनी है, गॉट इट। सर ये सब केपलर में नहीं दिया है, मैंने क्लैपनर, अच्छा क्लैपनर से पढ़ा है। क्लैपनर में क्यों नहीं दिया, क्लैपनर में दिया है नॉर्मल मोड्स, लेट मी गेस। ओके, क्लैपनर इज फॉर ग्रेजुएशन बेस्ड ना, क्लैपनर ग्रेजुएशन बेस्ड है, दिस इज अ मास्टर्स सिलेबस। ओके, ये मास्टर्स का है। आगे देखो वैसे क्लैपनर, हाँ क्लैपनर ग्रेजुएशन बेस्ड है। तो अब यहां पर ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो इसका मतलब है मैं टी क्या करूंगा, v माइनस टी, v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, इसका मतलब है सो दैट विल बी, अब मैं इसको कहां लिखूं बताओ, दैट इज k माइनस ओमेगा स्क्वायर m/3, k माइनस ओमेगा स्क्वायर m/3, that is here also k minus omega square m/3 and that is minus m/6 and here also minus m/6. This is the determinant I need to solve and put it equals to 0. अरे थोड़ा सा कैलकुलेशन भी तो देंगे, ये माइनस आएगा ना, देख लो एक बार, काइनेटिक माइनस ओमेगा स्क्वायर, सही है, ओमेगा स्क्वायर m/x, यहां पे ओमेगा स्क्वायर भी आएगा, गॉट, बढ़िया। तब यहां से ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करना है, गोल्डस्टीन में ये सब है, गोल्डस्टीन कर लो या जेसी उपाध्याय कर लो, ये अच्छी बुक्स है, गोल्डस्टीन जेसी उपाध्याय। अब यहां पर देखो क्या इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आता है, बिल्कुल, स्क्वायर दिस एंड सब्सट्रैक्ट विद दिस, कर सकते हो, स्क्वायर दिस एंड सब्सट्रैक्ट विद दिस, इजी, कोई यहां पे मुश्किल नहीं है। तो यहां पे मैंने फाइनल एक एक्सप्रेशन तो लिखा ही हुआ है, सो यू ऑल कैन राइट दिस विल गिव यू k स्क्वायर माइनस 2k, ये कैलकुलेट करके देखना आ रहा है या नहीं, 2k m ओमेगा स्क्वायर बाय 3, सिंपल है, बस मल्टीप्लाई कर दो और पूरा होल स्क्वायर जो आएगा उसको खोल दो। ओके, दिस इज ओमेगा 4 m स्क्वायर बाय 9 एंड द लास्ट टर्म माइनस ओमेगा 4 m स्क्वायर बाय 36 इक्वल्स टू 0। यहां पर एक इक्वेशन बनेगी ओमेगा 4 में इक्वेशन बनेगी एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट, ओके, ओमेगा 4 में इक्वेशन बनेगी, ए बी कोऑर्डिनेट सर्च कर लेना एंड यू विल फाइनली गेट, लेट मी राइट इट हियर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8k बाय m प्लस माइनस अंडर रूट 64k स्क्वायर बाय m स्क्वायर माइनस 48 k स्क्वायर बाय m स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लो ओवर 2। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट ओमेगा की दो वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, दैट इज 2k बाय m
अंडर रूट एंड ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट 6k/m, दैट विल बी द आंसर, that will be the answer, 2k/m and 6k/m. so that's how you will solve it. okay, तो सिंपल है, ज्यादा नहीं, लैग्रेंजन लिखना अच्छे से आना चाहिए. okay okay so these were the questions from the classical mechanics and I will again try to come in the next live. मतलब आगे भी एक आधा लाइव और ले लेंगे, टिफर के जो बचे हुए क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पुट करो. और उससे भी पहले भूलना मत, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है. मॉक टेस्ट देना कोई भी ना भूले. IFS ऑनलाइन की साइट पे जाओ और मॉक टेस्ट दो. और उससे भी पहले क्या करोगे, मजा आया या नहीं आया ये मुझे इसी वीडियो पे कमेंट करके बताओगे. मजा सिर्फ इसमें नहीं, मजा पूरे के पूरे टिफर और जेस्ट में, पूरे इस टिफर में जितने भी लाइव चल रहे हैं अब तक सब क्लियर है, अच्छा लग रहा है या नहीं ये बताना भूलना मत, क्योंकि यही मोटिवेशन देता है और कुछ भी नहीं है. तो यहां पर देखो कमेंट करना है मजा आया या नहीं. क्या बोलोगे, मजा आया. अब यहां देखो टिफर का मॉक, इसको देना जरूरी है, इसको देना जरूरी है, टिफर का मॉक. देखो अब बात क्या है, तुम जाओगे, मैं डायरेक्ट लिंक भेज दूंगा अभी जाते ही, इस लाइव के खत्म होते ही आधे घंटे में क्या करोगे, नीचे जाके कहां पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें एक लिंक मिल जाएगा आधे घंटे के अंदर अंदर, उसमें मैं इसका लिंक डाल दूंगा डायरेक्ट. और तुमने इस लिंक पर जाके क्या करना है, मॉक देना है, कंप्लीट मॉक. समझ में आया, कंप्लीट मॉक देना है. और प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि इसका एक लाइव डिस्कशन रख लें, बट यहां पे मुझे पता है 7 तारीख को एग्जाम है तो हमारे पास टाइम वैसे ही कम है. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच. पूजा वर्मा, हर्ष, सागर, ओके गुड. कौशिक पाल इज ऑल्सो हियर. अभिनेश वेरी गुड. सल कल मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो. ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, मॉक जरूर देना है. बहुत अच्छे, मजा आया, यही तो करना है, मजे लेने हैं. क्योंकि टिफर का एग्जाम, देखो मैं तुम्हें एक अपनी तरफ से फाइनल एडवाइस देता हूं, फाइनल एडवाइस देता हूं. एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो तुम कर ही रहे हो, इसके साथ तुम क्या कर सकते हो, लिटरली मैं तुम्हें बताऊं, ग्रेजुएशन की बुक्स में से पढ़ लो क्लासिकल मैकेनिक्स, ग्रेजुएशन की बुक से. ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम्स हो गई हैं या फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉज हो गए हैं. अगर मैं मास्टर्स की बात करूं, मास्टर्स में भी कंजर्वेशन लॉज हैं, आइसोट्रॉपी ऑफ द स्पेस, होमोजेनिटी ऑफ द स्पेस, समझ गए, याद है. तो वो कैसे रिलेट करते हैं लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन से, उसको जरा ध्यान में रखिए. तो मतलब कंजर्वेशन लॉज को तो बहुत ही अच्छे से करना है. अब बात आती है रोटेशनल डायनेमिक्स की. देखो रोटेशनल डायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो CSR नेट में भी रहता है और IIT जैम में भी रहता है. तो तुम उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करो जो टॉपिक्स आगे फर्दर हो रहे हैं. देखो रोटेशनल डायनेमिक्स जो है, ग्रेविटेशन जो है, ये कंजर्वेशन लॉज जो है, ये देखा जाए तो 10th से लेके CSR नेट के लेवल तक ये टॉपिक है. लेवल अलग अलग हो जाते हैं बट ये टॉपिक है. तो ऐसे टॉपिक जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तुम्हें वो देखना बहुत जरूरी है. तो आखिरी के फाइनल टाइम में मेरा यही एडवाइस है कि वो टॉपिक जरूर अच्छे से कर जाओ. एक बार यहाँ पे रुको सर, NIT में एडमिशन मार्क्स देखें मिलते हैं या नहीं, परसेंटाइल पर होता है, बिल्कुल देखते हैं. फिर सर NIT में एडमिशन मार्क्स देख कर मिलते हैं या परसेंटाइल पर होता है, किसके एडमिशन मार्क्स बच्चे, NIT जैम, NIT जैम की बात कर रहे हो क्या, मतलब IIT जैम की बात कर रहे हो क्या, वहां से जो NIT मिलता है. लैग्रेंजियन थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है सर. लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन लैग्रेंजियन की एक कंप्लीट सीरीज है, वहां जाके देखो, वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए, वहां से फर्क पड़ेगा. सर आप रोटेशनल डायनेमिक्स के लैग्रेंजियन के क्वेश्चंस करा दीजिए, लैग्रेंजियन रोटेशनल डायनेमिक्स. ओके आई सी. ये ऐसा करो, जो जो देखो रिक्वेस्ट है ना, इसको कमेंट सेक्शन में डालो. आज अगर मैं भूल भी गया तो वो कमेंट में आपके रहेगा इस वीडियो के अंडर में, जो मैं याद रखूंगा. ठीक है सर, 2 बॉडी प्रॉब्लम करवा दीजिए. ठीक है, ये भी कमेंट सेक्शन में डाल दो, ताकि मैं सही में अगली बार जब क्लासिकल मैकेनिक्स का कोई भी लाइव चलने वाला हो तो इनको बेसिकली मैं सोच के करूं कि मुझे ये टॉपिक्स करवाने हैं. सर क्लासिकल में फील नहीं आता, कितना भी पढ़ लो चाहे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. क्लासिकल में ही तो फील की जरूरत है. बिना क्लासिकल के देखो फील नहीं आ रहा, इसका मतलब तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि क्लासिकल में डायनेमिक्स ही नहीं समझोगे तो क्वेश्चन होने मुश्किल है. यस सर. सर NIT में, अरे क्या बोल रहे बच्चे, रुको तो सही. सर NIT में एडमिशन मार्क्स देख कर मिलती है या परसेंटाइल पे होता है, किसकी बात कर रहे हो, ये किसकी बात कर रहे हो. कहां IIT जैम में, तो जैम के रैंक पे डिपेंड करता है ना तुम्हें NIT मिलेगा या नहीं मिलेगा. सर टिफर का एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के लिए बोल दीजिए.
देखो टिफर का एग्जाम सिंपल है, तुम्हारे 2 सेक्शंस आएंगे। 2 सेक्शंस कौन कौन से, ए और बी। तुम्हारे इंटीग्रेटेड पीएचडी वालों की लिए बात कर रहा हूं। तो तुमने क्या करना है, सेक्शन ए से ही शुरुआत करनी है। तो सेक्शन ए में जो जो क्वेश्चन तुम्हारे फेमिलियर है उस पर जितना टाइम लगा सकते हो लगाओ। सेक्शन बी में हाथों हाथ भागने की जल्दी मत करना, चाहे आखिरी का घंटा भी देखो सेक्शन बी में बेसिकली सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे जो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होंगे। तो कोशिश करो जितने मार्क्स स्कोर करो ना सेक्शन ए में, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। सेक्शन ए में मार्क्स स्कोर कर सकते हो तुम, तो सेक्शन ए पे अच्छा टाइम दो। उसके बाद सेक्शन बी में जाओ, और सेक्शन बी में पता क्या करना है, अटेम्प्ट मत करो। इसका मतलब है जिस टॉपिक की कंप्लीट नॉलेज नहीं है ना, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत करो, क्योंकि वो फंसा लेता है। उसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है कि हमारे कम से कम 5 मिनट चले जाते हैं सिर्फ उस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो वो अटेम्प्ट ही मत करो जिस टॉपिक की कंप्लीट नॉलेज नहीं है। सर जस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल। इसको ये अपलोड हो जाएगा 8 मार्च को सारे पीडीएफ, मैं बता दूंगा कहां पे। जस्ट के प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं। सर हाउ मच वी शुड स्कोर एंड टिफर, ओके। देखो आई कांट से एनीथिंग, बट यहां पर देखा जाए तो इसका मेरे ख्याल से 30 मार्क्स भी अगर लाते हो तुम तो कट ऑफ क्लियर है तुम्हारी। और एक्चुअल में ये टिफर क्या करता है, कट ऑफ शो नहीं करता है, वो डायरेक्टली कॉल करता है। इसकी पर्टिकुलरली कट ऑफ नहीं निकलती है। बट अगर 30 मार्क्स तुम अच्छे से ला रहे हो ना, 30 मार्क्स 35 मार्क्स, तो डायरेक्टली तुम्हें कॉल आने वाली है फॉर एन इंटरव्यू। ओके, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, इट रीचेस टू सम मैक्सिमम हाइट देन फॉल्स बैक टू द प्लॉट वी एक्सेट्रा फॉर दिस सिचुएशन। अरे क्या है ये, जेई का क्वेश्चन है ना, क्या कर रहे हो यार, कर लो। थैंक्स फॉर टुडे। ओके सर एक क्वेश्चन बता दो प्लीज, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली। सर टिफर स्कोर टू बी डिक्लेयर्ड नहीं करते, फिर भी कितने मार्क्स पर क्वालिफाई डिक्लेयर करते हैं? अरे मैं बता रहा हूं ना,